वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में और ये 25 क्वेश्चन का एक और नया सेट होगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में समझ में आ पाएँ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोज़ मिल सकें और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है विच कंट्री टू होस्ट 2017 वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस WPC इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि WPC जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किस शहर ने किया। तो ये किया है दोस्तों टर्की ने। तो ये कौन सा एडिशन था ये भी आप नोट कर लें। तो ये था 22nd एडिशन और इसका वेन्यू था टर्की, जो कि 10 से 12 जुलाई के बीच में कंडक्ट हुआ। और भारत की ओर से धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। अब अगर बात करें थीम की तो थीम है ब्रिजेस टू और एनर्जी फ्यूचर। तो थीम आप नोट कर लें। और अगर टर्की की बात करें तो इसकी कैपिटल है अंकारा और इसकी करेंसी है टर्किश लीरा और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं RT एर्डोगन। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि विच सिटी हॉस्टेड, किस सिटी ने हॉस्ट किया पहला जो एडिशन है विंग्स 2017। अभी मैं आपको बताता हूँ कि विंग 2017 जो है ये रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसका टैगलाइन जो हम कहते हैं सब उड़े सब जुड़े। ठीक है, तो ये एक्सपेंड रीजनल कनेक्टिविटी एक प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत किस शहर ने सबसे पहली बार की। तो ये की है दोस्तों न्यू दिल्ली ने। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट और आप नोट कर लें कि जो ये सेशन हुआ है ये किसके द्वारा चेयर्ड था। ओके, मतलब कि यहाँ पर किसने अध्यक्षता की। तो ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द सिविल एविएशन जिनको हम कहते हैं P अशोक गजपति राजू जी, इन्होंने वहाँ पर चेयरमैनशिप की। तो आप ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, एक और दोस्तों क्वेश्चन है थर्ड वाला। इसमें आपसे कहा गया है कि NGT ने इम्पोज किया है नेशन वाइड की बैन लगा दिया जाए नाइलॉन और सिंथेटिक मांझा जो है इसके ऊपर बैन लगाने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ NGT। NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ओके, ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ पर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की जो मुहिम है दोस्तों उसमें सबसे बड़ा योगदान NGT का भी रहता है। ये एक बॉडी है जो कि पूरी तरह से मॉनिटर करती रहती है कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ का जो पर्यावरण प्रदूषित तो नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए NGT का गठन किया गया है। तो NGT जो है इसके चेयरपर्सन कौन है, ये है जस्टिस स्वतंत्र कुमार। ये आप ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर नोट कर लें। ओके, एक और दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इन विच स्टेट फर्स्ट इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG के द्वारा अभी बहुत ही जल्दी में इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार जो है ये कंडक्ट किया गया और ये किस राज्य में हुआ। पहला ये इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार है। ओके, तो ये दोस्तों हुआ है हरियाणा में। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका और यहाँ पर बनेगा। इसमें कहा गया है कि वो कौन सा बैंक है जिसने एक्सपेंड किया है पेपरलेस बैंकिंग सिस्टम को भारत से बाहर और ऐसा पहली बार किया है। तो ये दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेपाल में एक बैंक है। ओके, तो इसका नाम भी आप यहाँ पर नोट करते रहें दोस्तों। ये है नेपाल SBI बैंक और वहाँ पर आउटसाइड द इंडिया ये एक सब्सिडरी है नेपाल SBI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वहाँ पर लॉन्च कर दी गई हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कहा गया है GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ एग्जीक्यूटेड अ डेप्ट ऑफ ₹1330 करोड़ फैसिलिटी एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट मोपा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो GMR राव गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको दोस्तों 1330 करोड़ रुपए का एक फैसिलिटी एग्रीमेंट जो है ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो मोपा में बनाने के लिए एक बैंक के साथ में टाई अप हुआ है। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि वो बैंक कौन सी है जिसके साथ में ये जो टाई अप हुआ है। ओके, तो ये हुआ है दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ में। फाइन, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और एक्सिस बैंक की अगर बात की जाए तो इसकी जो CEO हैं ये हैं शिखा शर्मा। ये चीज़ भी आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। शिखा शर्मा इज़ द CEO ऑफ एक्सिस बैंक। फाइन, और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो मोपा एयरपोर्ट है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये नॉर्थ गोवा में है। ओके, तो ये चीज़ तालुका में पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और GMR एयरपोर्ट के जो चेयरमैन हैं वो हैं श्रीनिवास बोमिडाला। ओके, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कहा गया है आपसे कि इंडिया विल इम्पोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम विच कंट्री।
आपसे कहा गया कि भारत जो है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा किस देश से, पहली बार ऐसा हो रहा है। और इंडियन ऑयल ने क्या है कि एक अभी कार्गो लिया है और आपको बताना है कि वो किस कंट्री से लिया है, जो कि अक्टूबर में डिलीवर्ड होगा। ऐसा हुआ था कि अभी मोदी जी यूएस की विजिट पर जब जून में गए थे, तब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके साथ में कुछ टाई अप हुए जिसमें भारत जो है अब उनका पार्टनर हो गया है। और ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, तो यूनाइटेड स्टेट्स इज द राइट आंसर। ओके, अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी हैं, इन्होंने लॉन्च किए हैं 4 इनिशिएटिव्स। मैं आपको बता दूं कि अब नए जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे यहाँ के चेंज हो चुके हैं, रामनाथ कोविंद हो चुके हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये दोस्तों 15 जुलाई के आसपास की है। उस टाइम पर प्रणब मुखर्जी जी हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं और थे। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये जो डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें स्वयं है, स्वयं प्रभा है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। मैं चारों का आपको काम बताऊंगा ये बेसिकली है क्या। ये जो सारे के सारे इनिशिएटिव हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं, तो ये दोस्तों एचआरडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी इस मंत्रालय को हैंडल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये बेसिकली क्या है कि एक तरह से हमारे यहाँ पर जो एक रेशियो होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसको हम कहते हैं GER, तो अगर उसको बहुत ही अच्छा बनाना है तो हमें अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। तो स्वयं और स्वयं प्रभा और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये सारे के सारे जो हैं ये ई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि ई एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये 4 इनिशिएटिव हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है इनको प्रचलन में लाया। ओके, अब इसमें क्या है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मैंने बताया GER, तो ये क्या है, एक ऐसा स्टेट्स है जो कि मेज़र करता है स्टूडेंट सेक्टर को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इसमें क्या है कि कितने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इनरोल्ड हैं जो कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, जिसमें कि एलिमेंट्री भी आता है, मिडिल स्कूल आते हैं और हाई स्कूल आता है। ओके, तो प्रणब मुखर्जी जी ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर इस महान कार्य को दोस्तों किया और इसका मेन एम ये है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है इसको इम्प्रूव करना। अभी हमारा 24.5 चल रहा है और इसको 2020 तक हमें 30 तक लेकर जाना है, जिससे कि जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी इम्प्रूव होगी, तो हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये पॉइंट जो है आपको पता होनी चाहिए कि GER की फुल फॉर्म क्या है, GER होता क्या है। ओके, एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि द स्कीम फॉर IPR अवेयरनेस क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया हैज़ बीन लॉन्च बाय। आपको बताना है कि जो स्कीम IPR का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाते हैं। तो एक ऐसा अवेयरनेस है जिसमें कहा गया है कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाइए, उनको पेटेंट कराइएगा। तो ये जो एक इनिशिएटिव है ये CIPM के द्वारा लिया गया। ओके, CIPM है सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं CIPAM। इसके अंतर्गत ये आता है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इस डिपार्टमेंट के ये अंतर्गत में आता है, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को आप अपना जो है कॉपीराइट ट्रेडमार्क करा सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको दोस्तों पता होने चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि आप लोग एक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाइए जो हमारे यहाँ के यूथ हैं उनके लिए इंस्पायर किया जा रहा है, या जो ऑथर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आप ऐसे अच्छे प्रोडक्ट बनाइए जिनको जो कुछ इनोवेटिव हों और इनको आप Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में या फिर जो हमारे यहाँ के रूरल एरियाज़ में अगले 3 वर्षों तक इनको आप जो है कॉपीराइट करा सकते हैं। ये चीज़ें हैं बेसिकली IPR के अंतर्गत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम प्रॉपरली इनोवेटिव है। एक और दोस्तों प्रश्न आपका यहाँ पर बनेगा, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट है, इन विच स्टेट द फर्स्ट मेज बेस्ड मेगा फूड पार्क इनोग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग। देखो, मेज का मतलब होता है दोस्तों मक्का, तो मक्के के लिए जो मेगा फूड पार्क है ये पहला है। तो ये किस स्टेट में है ये आपको बताना है, तो ये पंजाब के कपूरथला में। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और श्री हरसिमरत कौर बादल जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, तो इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा पंजाब में, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है हु इज़ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है
वो कौन है? दोस्तों आप लोग वेंकैया नायडू को मत लगाएं क्योंकि अब इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। तो राइट आंसर है हमारा नरेंद्र तोमर जी। इनको नॉमिनेट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। ओके, तो उसके बाद से इन्होंने जो अपना रिजिग्नेशन दे दिया और फिर ये जो इनके अतिरिक्त कार्य हैं वो नरेंद्र तोमर को ये वाला मंत्रालय दिया गया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लें, मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और एक इनका और मंत्रालय था जो कि था I&B मिनिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, जो कि स्मृति ईरानी को दिया गया। तो ये तो हो गया अपॉइंटमेंट का। अब असली मुद्दे के ऊपर हम आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, मर्ज कर दिया है जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्रीज हैं, इनको मर्ज करके केवल एक ही मिनिस्ट्री होगी जिसका नाम होगा MOHUA, जिसको हम कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और जो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसको हैंडल कौन करते हैं? नरेंद्र तोमर। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका और है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल लेवल फेयर वर्ल्ड फूड इंडिया 2017। तो ये किस शहर में होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये होगा दोस्तों न्यू दिल्ली में। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें क्या है कि जो भारत के किसान हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को इस फेयर में दिखा सकेंगे और जो फॉरेन कंपनीज हैं इनके साथ में वो लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली किसान को एक अच्छे लेवल तक लेकर आना ये इस फेयर का मेन मोटिव है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। 3 से 5 नवंबर तक होगा ये, कहाँ पर? दिल्ली में। ओके, और ये इंटरनेशनल फेयर जो है इसका मेन जो एम है वो यही है कि फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स को इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आना और वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइन। और दोस्तों हरसिमरत कौर बादल जो है वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट भी कर लें। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि आफ्टर रिजाइनिंग द रामनाथ कोविंद, जब रामनाथ कोविंद जी ने अपना रिज़ाइन दे दिया गवर्नर की पोस्ट से, तो आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट के गवर्नर हैं जिन्होंने बिहार स्टेट का एक्टिंग गवर्नर जिनको बनाया गया। दोस्तों वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं ओके KN त्रिपाठी जी, तो उनको यहाँ पर बनाया गया। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, केसरीनाथ त्रिपाठी। और अब इनको एक्टिंग जो है गवर्नर बनाया गया बिहार स्टेट का। फाइन। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको नोट कर लें, कई बार ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टैक्स पेयर सर्विस मॉड्यूल, जिसको हम कहते हैं आयकर सेतु। तो अभी क्या है कि जो आपको बताना है कि कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। ये एक टैक्स पेयर सर्विसेज मॉड्यूल है जिसको हम कहेंगे आयकर सेतु। दोस्तों अरुण जेटली जो हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है आयकर सेतु का, जिसमें क्या है कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करना जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ में, उनके क्यूरीज को सॉल्व करना, चैटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये इस आयकर सेतु में लाए जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर, ये सर्विस मॉड्यूल है एक तरह से टैक्स पेयर्स के लिए। ओके, एक तरह से हम कह सकते हैं कस्टमर केयर का दोस्तों ये टैक्स पेयर्स के लिए काम करेगा। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि ब्लू बॉर्डर्ड साड़ी जो है ये अभी किसके लिए, पहले बात तो आपको जानी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। इसको दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर इसको दर्ज किया गया है। तो मदर टेरेसा, आपको याद होगा मदर टेरेसा जो है वो ब्लू बॉर्डर्ड साड़ी जो है इसको पहनती थी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये दोस्तों क्रिश्चियंस की धर्म गुरु के रूप में इनको जाना जाता है और सेंट की उपाधि इनको दी गई थी। तो इनका जो पेटेंट है, अब इस साड़ी का पेटेंट कर दिया गया है। ओके, तो इसमें क्या है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पहली बार आया हुआ है और इसको कहा गया है डिस्टिंक्टिव सिंबॉलिक आइडेंटिटी। तो अभी तक आपने देखा है लोगो है या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको ही दोस्तों एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कोई ट्रेडमार्क है या फिर कोई नेम है, पेटेंट है, इनका किया जाता है। ओके, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी यूनिफॉर्म को ही जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत लाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका और ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक MOU साइन किया है और यूनियन मिनिस्ट्री के साथ में ऑफ द हेल्थ टू सेटअप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन। मैं आपको ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ऐसा होता है कि जब आप देखते हैं कि
किसी भी एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में जब ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड की बात की जाती है। तो क्या है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर यूज़ होती हैं, कुछ मेडिसिन। तो इसके लिए एक हेल्थ जो हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन दोनों के बीच में एक MOU साइंड हुआ है। ओके, तो ये आपको बताना है कौन से स्टेट के साथ में हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों वेस्ट बंगाल के साथ में। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस एंड OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, और यूनाइटेड नेशंस और OECD की एक रिपोर्ट है जिसमें दोस्तों कहा गया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बाय 2026 तक कौन होगा। तो ये दोस्तों भारत होगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा होगा कि 2026 तक 49% तक ग्रो होगा भारत में जो ये प्रोडक्शन है, इसकी बात की जा रही है, मिल्क प्रोडक्शन जो है। ओके, तो ये लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर जो है भारत कहलाएगा। ओके, और अगर बात की जाए OECD की, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है, तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं OECD, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 35 सदस्य हैं, 35 देश हैं। ओके, और 1960 में इसको खोजा गया। ओके, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस, फ्रांस, और सेक्रेटरी जनरल जो है जे ग्यूरिया। तो इनका नाम भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि विच कंट्री इज होस्टिंग द 2017 सार्क मिनिस्ट्रीज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग। तो आपको बताना है कि जो सार्क की मिनिस्टर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग जो है इसको कौन सा कंट्री जो है होस्ट कर रहा है। तो ये दोस्तों कोलंबो में हो रही है, तो होस्ट कर रहा है श्रीलंका। ओके, आज जानते हैं कुछ इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस मीटिंग का वो है टेररिज्म के ऊपर जो है फोकस करना, और साथ में लिबरलाइजेशन ऑफ वीज़ा, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। तो ये सारे मेन एजेंडे हैं जो यहाँ पर डिस्कस होंगे। और अगर 8 सार्क की बात की जाए तो सार्क के 8 देश हैं दोस्तों। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यह काठमांडू में। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, और सार्क की फुल फॉर्म आपको पता होगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, और श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, श्री जयवर्धनापुरा कोटे, ये भी नोट कर लें। और करेंसी जो है श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों आप यहाँ पर नोट कर लें क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा सकता है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन के टच में आपको दोस्तों रहना पड़ेगा। एक और 19 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ओकिनोशिमा आइलैंड जो है ये यूनेस्को के द्वारा बर्ड हेरिटेज साइट जो है ये डिक्लेयर किया गया, और ये कहाँ पर है। तो ये दोस्तों जापान में है। इसके बारे में मैं आपको एक पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि ये जो आइलैंड है दोस्तों इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है और यहाँ पर केवल पुरुष ही जा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसके ऊपर मैं एक इंटरेस्टिंग पूरी एक स्टोरी बनाकर आपको पेश करूँगा ताकि इसके सारे फैक्ट आपको बताऊँगा दोस्तों। बहुत ही जल्द ये वीडियो आप तक लेकर मैं आऊँगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी डिफेंस कंपनी है जिसने एक MOU किया है साइन इस 2017-18 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में। ओके, तो ये जो MOU है ये किसके साथ साइन किया गया ये आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। तो ये HAL जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके साथ में हुआ है। HAL जो है ये दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आपने देखा होगा STT-40 जो कि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH बनाता है और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ये बनाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा इंडियन बैंक है जिसने टाई अप किया है इंटर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं IIC, जिसमें कि ट्रेड को बूस्ट किया जाए लैटिन अमेरिका के साथ में। ओके, तो इस बैंक का नाम है दोस्तों एक्सिस बैंक। ओके, तो ये चीज़ आप डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा सकता है या फिर IIC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये है इंटर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और शिखा शर्मा जो है CEO है एक्सिस बैंक की। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है अरुण जेटली जी, इन्होंने दोस्तों 36 नाबार्ड फाउंडेशन डे जो है जो कि 11 जुलाई को हुआ और इसको इन्होंने इनोग्रेट किया। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या हुआ है कि एक 25 ईयर कंप्लीट होने पर सिल्वर जुबली एक प्रोग्राम हुआ
ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक जो लिंकेज प्रोग्राम है SGS BLP के नाम से जाना जाता है, तो उसके 25 वर्ष पूरे होने पर नाबार्ड को डेडिकेट किया गया। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। तो पहले पॉइंट में यही बात बताई गई है। दूसरे पॉइंट में बात की जाए कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो SGS का मतलब क्या होता है कि हम बात करें ग्रामीण इलाकों में अगर कुछ लोग मिलकर एक छोटे से बिजनेस को चला रहे हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा लिज्जत पापड़ का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही प्रोडक्ट है। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इसको दोस्तों, इस इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है बैंकिंग सर्विसेज फॉर ऑल, मतलब कि ग्रामीण इलाकों से बैंकिंग सर्विसेज को जोड़ना, या फिर ये कहा जाए कि देश के कोने कोने तक बैंकिंग की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, जिससे कि डिजिटलाइजेशन हो सके या फिर और भी लोग बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर सकें। तो ये फाइनेंशियल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वित्तीय समावेश, उस फैसिलिटीज़ में आ सकते हैं। ओके, और ये जो प्रोग्राम है 1992 में स्टार्ट हुआ था। अगर नाबार्ड की बात की जाए तो ये एक कमेटी है, ये नोट कर लें, पूछा जा सकता है कि ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया। ये बी शिवरामन कमेटी जो थी, इसके रिकमेंडेशन पर नाबार्ड का गठन किया गया। और जो एक्ट था 61 1981 पार्लियामेंट एक्ट, 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया। ओके, और हर्ष कुमार बनवाला जो है ये नाबार्ड के चेयरमैन है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें कहा गया है कि आपको नेम बताना है, नेम द सेकेंड स्टेट हु लॉन्च्ड ERTI पोर्टल दैट विल इनेबल सिटीजन्स टू फाइल ऑनलाइन RTI। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आप मिनिस्ट्री से जवाब मांग सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को आप RTI के थ्रू इंडोर्स कर सकते हैं और वहाँ से आप उस मंत्रालय की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ले सकते हैं। ओके, तो इसके क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा सेकेंड स्टेट बन गया है जिसने ERTI ऑनलाइन आप RTI फाइल कर सकते हैं। तो ये किया है दोस्तों दिल्ली ने। तो अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने, ये दिल्ली के CM है और इन्होंने किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो पहला स्टेट कौन सा था। ओके, तो दोस्तों महाराष्ट्र जो था वो पहला स्टेट था और जो सेकंड स्टेट है वो दिल्ली है, जो जिसने ERTI को इंट्रोड्यूस किया। एक क्वेश्चन और है 24th, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट है जो कि इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट बना है टू लॉन्च द फ्री इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव फॉर वुमेन। ओके, तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ की यूनियन गवर्नमेंट, उसने 3 महीने तक जो प्रेगनेंसी से बचाने के लिए एक इंजेक्शन जो है इसका जो है ये इंट्रोड्यूस किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट जो है वो भारत का पहला स्टेट बनेगा जो कि इसको इंट्रोड्यूस लॉन्च करेगा। ओके, तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र। फाइन, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं और महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बन चुका है। ओके, और ये गवर्नमेंट का जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसके अंतर्गत, परिवार नियोजन प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाता है। ओके, एक और पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट है जिसने फिक्स किया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कोऑपरेटिव बॉडी के इलेक्शंस होंगे उसमें। ओके, तो जो कोऑपरेटिव बॉडी के जो पोल्स होंगे उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 5 to 8 इन्होंने कर दिया, मतलब कि अब 5वीं और 8वीं पास सदस्य ही इन संस्थाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। ओके, तो रिक्वायर्ड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 5 से 8 है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो प्राइमरी कमेटी मेंबर्स जो हैं उनके लिए 8 कर दी गई है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और ग्रेजुएशन कर दिया गया है जो स्टेट लेवल कमेटी है उसके लिए। फाइन दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपसे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आप PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर है, आप इनको विजिट कर सकते हैं।